तैयार हो जाइए। एक दिन की छुट्टी के बाद बाजार के भरपूर एक्शन के लिए भले ही सुस्त शुरुआत के हों संकेत, लेकिन उसके बाद रहेगा दमदार एक्शन और उसी की करेंगे तैयारी। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। कई सारे स्टॉक्स पर करनी है चर्चा। एक दिन की छुट्टी के बाद बाजार कैसे रिएक्ट करेंगे, इस पर भी जानेंगे अनिल जी की राय। और ऑफ कोर्स आज का एक्शन भी समझना है, तो बताएं सर आज के लिए ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं। एक दिन की छुट्टी के बाद ऐसा लग रहा है कि मतलब इतने सारे ट्रिगर्स जिनके साथ हमें डील करना है। वैसे अमेरिकी बाजारों में रही सुस्ती, दो ट्रेडिंग सेशन बड़े शांत रहे, छोटे दायरे में, और क्लोजिंग 150 पॉइंट कमजोर हुआ है। SGX निफ्टी थोड़ा हल्का कमजोरी के संकेत दे रहा है, 25-30 पॉइंट, कोई खास नहीं। डाउ फ्यूचर्स में भी सपाट कारोबार है, लेकिन एक्शन नतीजों के लिहाज से भरपूर है। कल भी और सोमवार को बाजार बंद होने के बाद जो नतीजे आए, ओहो इतनी लंबी लिस्ट है कि पूछिए मत। और उसके अलावा आज भी कोई कमी नहीं है। 4 निफ्टी की कंपनियां करीबन 11 वायदा कारोबार की, यानी कि टोटल 15 कंपनी के नतीजे वायदा कारोबार से, और कैश मार्केट के नतीजों की तो लंबी लिस्ट है। और वो इसलिए है कि शुक्रवार इस तिमाही के नतीजे पेश करने का आखिरी दिन होगा। 1.5 महीने का जो समय होता है वो खत्म हो जाता है नतीजों के। तो उस लिहाज से अब आज, कल, परसों 3 दिन ढेर सारे रिजल्ट्स होंगे। हर रोज कैश मार्केट में आप करीबन 500-700 कंपनियों के नतीजे आते देखेंगे। तो आज कम समय में, मतलब गागर में सागर भरने का समय है। बिल्कुल सर, और उसी पर फोकस रहेगा। इन नतीजों पर अनिल जी की क्या राय है ये भी बस थोड़ी देर में जानेंगे। स्पेशली कुछ बेहतरीन नतीजे, कुछ ठीक ठाक नतीजे और कुछ कमजोर नतीजे। बट आइए पहले एक बार जरा बाजार का मूड माहौल समझ लिया जाए सर। वैसे घुमा फिरा के कहीं गए नहीं है बाजार। 17,500 पर हमें SGX निफ्टी दिख रहा है। डाउ भी जैसे आप कह रहे थे 2 दिनों में बिल्कुल ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास है। बट थोड़ा नैस्डैक फिसला है, थोड़ा आज एशिया के बाजार भी कमजोर दिख रहे हैं। जरा एक बार ग्लोबल मार्केट्स देखें सर, पिछले 2 दिनों का एक्शन। तो देखिए, वैसे कोई खास दिक्कत वाली बात ग्लोबल मार्केट्स में है नहीं। मेरे ख्याल से अमेरिकी बाजार थोड़ा अच्छी तेज दौड़ लगाने के बाद थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाले मूड में है, कि क्या यहाँ पर एक तरफा तेजी होने के बाद अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा कंसोलिडेशन, हल्का फुल्का करेक्शन जरूरी है, या फिर तुरंत ही नए मूव के लिए भाग जाए। तो ऐसा संकेत मिल रहा है कि जिस तरह से एक तरफा तेजी होकर इन लेवल्स के आसपास आए, या तो टाइम वाइज करेक्शन देंगे या प्राइस वाइज करेक्शन। पिछले हफ्ते प्राइस वाइज करेक्शन का इंतजार था कि थोड़े भाव टूटेंगे, नीचे आएगा चाइना ताइवान के संकट को देखकर, लेकिन वो हुआ नहीं। तो अब दूसरा ऑप्शन एक ही बचता है बाजार के पास कि थोड़ा वक्त इन लेवल्स पर बिताए आगे बढ़ने के पहले, और मेरे ख्याल से वही करने के मूड में अमेरिकी बाजार दिख रहे हैं। इसका कोरिलेशन में थोड़ा आगे आपको अपने बाजारों का भी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल चूंकि हम अमेरिकी बाजारों की बात करें, तो अमेरिकी बाजारों में हल्का फुल्का विश्राम वाली सिचुएशन है कि थोड़ा आराम करिए। नया मूव बनाने के पहले कुछ नए ट्रिगर्स देखिए, क्योंकि अमेरिका में ब्याज दरों का बढ़ना, इन्फ्लेशन का कम आना, या फिर आप फेड के एक्शन, कंपनियों के नतीजे, आर्थिक मंदी या सुस्तीपन, ये सारी चीजें पता है। सो अब कुछ और चाइना ताइवान और अमेरिका के बीच का ट्रायंगल, वो भी पता है। अब कुछ नया चाहिए। अब वो नया कब और कहां से आएगा वो पता नहीं। क्या आज शाम आ सकता है? पता नहीं, हो सकता आ जाए। आज अमेरिका में महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं। 9.1% से घटकर 8.7% आना चाहिए, यानी कि 30-40 बेसिस पॉइंट महंगाई वहां आज घट सकती है। तो पहली बार महंगाई घटकर आती हुई दिखेगी, ठीक वैसे जैसे आपने ब्रिटेन में भी महंगाई हल्की फुल्की घटकर आते हुए दिखे हैं। तो आई थिंक अगर आज ये नंबर आता है, इस नंबर के बाद अमेरिकी बाजार ये सोचने की कोशिश करेंगे कि क्या महंगाई का टॉप 9.1% पे बन गया है या अभी भी रिस्क बाकी है। ये एक बड़ी चीज है। इस बीच में हल्की फुल्की कमजोरी नैस्डैक में थोड़ी ज्यादा दिख रही है। उसकी वजह ये कि 2 दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियों ने ये कहा है, जो चिप्स बनाने वाली कंपनियां, उन्होंने कहा कि उन्हें मंदी तो नहीं कहेंगे, आर्थिक धीमेपन के, स्लो डाउन के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। डिमांड में थोड़ी कमी होती दिख रही है, और शायद फेड वही चाहता है, अमेरिका की इकोनॉमी वही चाहती है कि थोड़ी डिमांड कम हो, वो होती हुई दिख रही है। तो आई थिंक दीप, मेरे ख्याल से जो ब्याज दरें बढ़ी हैं, जो लिक्विडिटी कम हुई, उसका धीमे धीमे असर आते हुए दिखेगा। जब आपने लिक्विडिटी छोड़ी थी तब भी वक्त लगता है उसका असर आने में, और जब आप लिक्विडिटी वापस निकालते हैं, जब ब्याज दरें आप घटाते हैं तो भी थोड़ा वक्त लगता है उसका असर होने में, और जब बढ़ाते हैं तो वो एक लैग इफेक्ट है, अब उसका असर देखने को मिलेगा। और ये पहली बार ये कहूँगा कि रिटेल के बाद कोई ऐसी सेक्टर या कंपनियां हैं अमेरिका में जिन्होंने थोड़ी सी वार्निंग टाइप या चिंता जताई हो। वॉलमार्ट, टारगेट, ये सब तो कह चुके हैं, सबने दिखा ये सब कह चुके हैं कि रिटेल
कंपनियां जो है ये छोटे मोटे डेली यूजेस वाले सामान, ये सारे कंजम्पशन पे फोकस करती है। सेमीकंडक्टर कंपनियां थोड़े से हायर एंड कारों पर, गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, इन पर फोकस करती है, एक स्टेप हायर है। सो इनिशियल स्टेज पे जो कंजम्पशन पर प्रेशर था वो आपको कई सारी रिटेल कंपनी ने बता दिया। अब नेक्स्ट लेवल पर अगर आप मोबाइल खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, गैजेट्स खरीद रहे हैं, लैपटॉप खरीद रहे हैं, तो उन लेवल पर भी थोड़ा सा ये जो प्रॉफिट वार्निंग तो नहीं कहेंगे, एक थोड़ी सी डिमांड में कमी की चेतावनी दी है, ये दिख रहा है और ये सबको पता है, ये होना है। सो आई थिंक थोड़ा सा मुझे लगता है दीप अब अगले एक आध दो दिन वेट एंड वॉच वाले मूड में रहते हैं। हो सकता है आज रात ही अमेरिका एक निर्णायक मूव दे दे कि आज इन्फ्लेशन के नंबर देखने के बाद अगर नंबर्स खराब आए, फॉर एग्जाम्पल 9% आ जाता है, तो मार्केट गया, तो फिर खराब है, फिर जाना चाहिए। क्योंकि आप एक तरफा दौड़ लगाने के बाद यहाँ रुके ही किसी चीज के लिए कि हम ऊपर जाएं या नीचे। और अगर इन्फ्लेशन का नंबर समझिए 8.7, आप सोचो 8.25%, 8.40 से 8.30 आ जाए, तो लोग लगे अरे वाह, जो दवा दी वो काम कर रही है, अब तो हम ठीक हो जाएंगे। सो भाग भी सकता है। सो आई थिंक आज रात ही मेक और ब्रेक सेशन हो सकता है, और इतने बड़े सेशन के पहले इसीलिए अमेरिका के फ्यूचर 10-15 पॉइंट ऊपर, 10-15 पॉइंट नीचे की रेंज में, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बिल्कुल, तो थोड़ा डेटा का इंतजार है और थोड़ा ये जो धीमेपन के संकेत। हाँ, सो आई थिंक मेरे ख्याल से कल हमें ब्रॉडली समझ में आ जाएगा कि अमेरिका के बाजार, क्योंकि है ना जिन लेवल्स के आसपास डाउ है ना दीप, ये 32,800, 33,000, ये क्रूशियल लेवल है, रुकने के लिए सही जगह है, रुकने के लिए सही जगह है। ठीक वैसे जैसे हमारा भी 15,600, 15,800 की रेंज है ना, रुकने के लिए सही जगह है। सो 17,600, 17,800 जो है वो रुकने के लिए सही जगह। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास है, मेक और ब्रेक वाले लेवल्स के आसपास है। लेट्स सी क्या होता है। पर चलिए, तो इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए एक्शन की बात करी तो सर मंडे को तो अच्छी क्लोजिंग आपको मिली, शानदार, 500 के ऊपर, 38,200 के ऊपर, और क्या चाहिए यहाँ से? मतलब आप जो मांगो मिल रहा है इस मार्केट में। एग्जैक्टली। अब जो अमेरिका की जो बात कर रहे थे, जिससे मैं कोरिलेशन की बात कर रहा था, वो कोरिलेशन यही है दीप, 17,500 आप आ गए हैं, 15,200 से नॉन स्टॉप 2,300 पॉइंट की तेजी हो गई, 2,300-2,400 पॉइंट की तेजी, करेक्ट। सो अब आपके लिए रुकावट की जो जगह है वो 17,600 से 17,800 की रेंज में है, करेक्ट। सो लगभग आप भी उस रेंज में पहुंच रहे हैं जहां पर अमेरिका 32,800, 33,000 पर पहुंच रहा है, करेक्ट। सो आई थिंक या तो अमेरिका भी एक आज रात को ब्रेकआउट दे दे, और हम तो तेजी के मूड में वैसे भी हैं, करेक्ट, तो हम और आगे बढ़त बना लेंगे। लेकिन अगर अमेरिकी मार्केट थोड़े से आज इन्फ्लेशन के डेटा देखकर डर जाए, थम जाए, या मतलब फॉर एग्जांपल 400-500 पॉइंट डाउन निकल जाए, तो फिर हमारे लिए यहाँ पर रुकना हमें भी पड़ेगा, राइट। 17,600, 17,800 की रेंज में फिर आपको भी रुकना पड़ेगा। सो आई थिंक एक दिन में, और कल वीकली एक्सपायरी भी है, राइट, रिजल्ट सीजन हैवी है। सो आई थिंक एक आध दिन और सोचने के बाद, वैसे कोई खराबी हमारे बाजार में अभी तक नहीं दिख रही। और ऐसे में अगर आप ये सोचेंगे हमेशा कि भाई चीन ताइवान की वजह से हम खराब हो जाएंगे, अमेरिका के इन्फ्लेशन के डेटा की वजह से खराब हो जाएंगे, देखो खराब होना है तो अब तक हो भी जाते हैं, इन सब चीज़ों के बावजूद बढ़ रहे हैं। सिंपल सा फॉर्मूला दीप यही है, बुरी खबरों पर डर के अगर बने रहे सोचेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक ही तरीका है, मैंने अब तक जो 30 साल में सीखा है तेजी के मार्केट में, वो ये है, आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। कब रिवर्सल देगा, किस लेवल से देगा, किसी को नहीं पता, लेकिन जब दे तो मुझे पता होना चाहिए मुझे क्या करना है और कब करना है। सो मेरा सिंपल सा पॉइंट है कि 17,300 अगर एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेड आपका है और आपको लगता है कि भाई अब मुझे रिस्क नहीं चाहिए, तो 17,300 के नीचे बंद हो तब। और अगर आप थोड़े मीडियम पोजिशनल व्यू लेकर चल रहे हैं तो 16,800, 17,000 आपके लिए रॉक बॉटम, ये समझ लीजिए, करेक्ट, कि भाई आपको हफ्ते भर का 2 हफ्ते का व्यू लेना है, डे टू डे बेसिस पे आपको नहीं देखना है। थोड़ा डीप स्टॉप लॉस आप एज एन इन्वेस्टर रखना चाहते हैं तो आपके लिए 16,800, 17,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो गया। जब तक वो नहीं टूटेगा अपने तेजी में ही है। आप डेली बेसिस पे ट्रेड करने वाले हैं, 17,325 होता है मेरा राउंड फिगर में, 17,300 बता रहा हूँ। 17,300 के नीचे बंद होगा तो आपको थैंक यू कर लेना है कि भाई ठीक है, इतनी तेजी हमने एंजॉय की, ये 200 पॉइंट में हमारा ले गया, अब नहीं। ये सिंपल दिमाग में रखिए और एंजॉय करते रहिए, तब तक बढ़ाते रहिए। सो स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले, बढ़ाते चले, और जब लगाने का मौका है लगा जरूर ले। उस समय मत सोचिएगा अरे यार ये क्या, अब एक आध दिन देख ले ना। जब रिवर्सल दे किसी भी लेवल से तो वहाँ पे आपको डिसिप्लिन के तौर पर करना। अभी कोई फिलहाल संकेत नहीं है, मजबूत है बाजार, फ्लोज भी अच्छे आ रहे हैं, बाकी सारे फैक्टर्स भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ओवरऑल बाकी ठीक है। स्टॉप लॉस
स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। बिल्कुल, तो स्टॉप लॉस और लेवल्स थोड़ा ध्यान से फॉलो करें, वैसे बाजार अच्छे मूड माहौल में है। चलिए फिर आज का भी एक बार पहले सेटअप समझ लेते हैं और फिर नतीजों पर भी करेंगे बात से। आप बताएं आज का सेटअप। ये सारे संकेतों के बीच में इसलिए दीप मैंने ग्लोबल संकेत न्यूट्रल रखे हैं, जी। न तेजी के न मंदी के, ठीक है ना, मिले जुले से हैं हमारे लिए। क्योंकि बाकी ग्लोबल संकेतों में आप देखिए डॉलर इंडेक्स, अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स स्टेबल है, कच्चा तेल $94 के आसपास 95 के नीचे टिका, 95-96 शायद मेरे ख्याल से, तो ठीक है 94-96 में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, $1-2 ऊपर नीचे, थोड़ा नीचे आ जाए वो 95-94 के आसपास आके सपोर्ट लेता है, तो थोड़ा मैं उम्मीद कर रहा हूँ एक बार 90 के आसपास आ जाए तो थोड़ा और मजा आ जाए। बट ठीक है, यहाँ पर भी टिका हुआ है तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं, स्टेबल है। बाकी संकेत और कोई खास है, इसलिए मैंने ग्लोबल संकेत रखे हैं आपके लिए न्यूट्रल। एफआईज के संकेत हैं आपके लिए पॉजिटिव, और एफआईज और घरेलू फंड के संकेत दीप में चाहता हूँ यही डिस्कस कर ले। और आज के लिए अगर भारतीय बाजार निचले स्तरों पर नीचे खुलकर रिकवर होंगे और बढ़ेंगे और तेजी अगर बनाएंगे तो उसके लिए सबसे बड़ा ट्रिगर यहीं से है। अच्छा, ये तो आंकड़े वैसे 1450 करोड़ की कैश मार्केट में खरीदारी लगातार तीसरा दिन है जब 4 डिजिट में एफआईज की तरफ से खरीदारी आई है। एफआईज के डेटा लिया है स्क्रीन पर। साथ ही साथ 137 करोड़ के इंडेक्स खरीदे हैं, 436 करोड़ के स्टॉक्स भी खरीदे हैं। तो स्टॉक्स में आप देखेंगे तो 1900 करोड़ के आसपास की डायरेक्शनल खरीदारी है। और मंडे के डेटा भी यही देख रहे थे हम। ये डेटा अच्छे है, तो उस हिसाब से डेटा अच्छा, डेटा तीनों ही जगह अच्छे कि भले आपने इंडेक्स में कम खरीदा है 137 करोड़, लेकिन खरीदा तो है। ऑप्शंस भी काफी खरीदे हैं एफआईज ने 5350 करोड़ के। हो सकता है हायर लेवल पर थोड़ा सा जिस तरह का मूड माहौल है, बजाय ऑप्शन बेचने के ऑप्शन खरीदना वो ज्यादा सेफ समझ रहे हो। और उसकी रीजन एक और ये भी हो सकती है दीप की पिछले 7 दिनों में विक्स काफी कम हुआ है, वोलेटिलिटी कम हुई, तो आपके लिए ऑप्शंस की प्राइसेस रीजनेबल हो जाती है। विक्स ज्यादा रहता है, वोलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ा हुआ रहता है, तो आपके लिए फिर थोड़ा सा ना वो मुश्किल हो जाता है कि आप ज्यादा प्रीमियम देकर ऑप्शन खरीदे। तब एफआईज ऑप्शन बेचना ज्यादा प्रीफर करते हैं, विक्स कम होती खरीदना ज्यादा प्रेफर करता है। ये भी ट्रिक समझनी पड़ेगी। हाँ, ये क्योंकि देखो ऑप्शंस में क्या होता है, ऑप्शंस कैसे बनता है जी। ऑप्शंस में दो खास कंपोनेंट है। कोई भी आप ऑप्शन खरीद रहे हैं उसकी प्रीमियम देते हैं जी। तो आपको ये तो समझ में आना चाहिए प्रीमियम कितनी देनी चाहिए। वो प्रीमियम दो चीजों से बनती है। एक रिस्क प्रीमियम कि वो स्टॉक या इंडेक्स कितना ऊपर नीचे हो सकता है उसकी रिस्क होती है, जिसको वोलेटिलिटी से गिना जाता है। एग्जैक्टली। और दूसरा टाइम वाइज प्रीमियम, जो टाइम कॉस्ट होती है कि अगर मंथली एक्सपायरी वाला है तो लंबा है तो उसके लिए इंटरेस्ट कॉस्ट फैक्टर ज्यादा होगा, वीकली है तो छोटा होगा। तो एक तरह से वो इंटरेस्ट की कॉस्ट और वोलेटिलिटी की प्रीमियम, यानी जिसको रिस्क, इन दोनों को मिलाकर ऑप्शन की प्राइसिंग होती है। राइट। कोई ऐसा अंदाज से नहीं होता, लोगों को लगता है इस अंदाज से वो चल रहा। तो जो अंदाज से ऑप्शन खरीदते बेचते हैं और जो कैलकुलेशन के साथ है ना बेचते हैं, वो स्किल्ड एफएनओ ट्रेडर वो उसका फायदा उठाते हैं कि कब ऑप्शन की जो प्रीमियम चल रही है अनरीजनेबल है, कब रीजनेबल है। सो एफआईज तो स्मार्ट है ना, उनके पास वो सारे टूल्स हैं प्रीमियम गिनने के सही है गलत है। तो जैसे ही विक्स कम आता है ये ऑप्शन खरीदना शुरू करते हैं, जैसे ही विक्स बढ़ता है ये बेचना शुरू करते हैं। और हमारा जो रिटेल ट्रेडर है ऑप्शन वाला वो उल्टा करता है। हाँ वो उल्टा करता है हाँ, तो वो उल्टा करता है। बट ठीक है, अब जो है वो है। बट 5350 करोड़ के ऑप्शंस जो एफआईज ने खरीदे वो इसी वजह से। अंडरस्टूड सर। अब बाकी के संकेत, एफएनओ के संकेत देखें, ट्रेंड देखें। बाकी के संकेतों में दीप एफएनओ के संकेत न्यूट्रल है और सेंटीमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है, बाकी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। न्यूट्रल या पॉजिटिव ही है। अच्छा, नेगेटिव कुछ भी नहीं है, नेगेटिव कुछ भी नहीं, बिल्कुल। अब निफ्टी का सपोर्ट जोन 17,400 17,475 ही आज सपोर्ट का काम कर लेगा। इसके नीचे जाने की संभावना है थोड़ी कम। 17,225 17,350 ये आपके लिए मजबूत खरीदारी की जगह बनेगी। अगर इस रेंज में आता तो बिना किसी इन्विटेशन का इंतजार किए हुए खरीदारी की जाए। अच्छा, बाय द वे एक चीज़ और दीप के बीच में ग्लोबल की बात कर, एक चीज़ याद आ गई कि आपको याद होगा कि बीच में कल देर शाम नहीं परसों एसजीएक्स थोड़ा जोर से गिरा भी था, है ना। तो उस समय ये खबरें आ रही थी ताइवान ने भी अपना ड्रिल शुरू किया युद्धाभ्यास। तो कई लोगों ने मुझे पूछा भी, अरे ये तो ताइवान चालू हो गया और अब तो मार्केट परसों गया काम से, ऐसे मेरे को मैसेज आया। अच्छा, तो मैंने पढ़ा, मुझे बड़ी चिंता हुई वो मैसेज पढ़ के, उन लोगों के बारे में जो ये लिख के ऐसा सोच रहे थे। इस वजह ये चिंता नहीं थी कि ताइवान ड्रिल कर रहा है। अरे भाइयों, जब नैन्सी पेलोसी वहाँ गई, अच्छा इस पर एक बहुत बढ़िया मैसेज आया था मेरे पास में। ताइवान और चाइना दोनों आपस में पहले गाली गलौज कर रहे थे, एक दूसरे को भला बुरा कह रहे थे,
वो तो नैन्सी पेलोसी वहाँ पहुंची और उन दोनों को समझाया, तब जाके मारपीट और झगड़ा शुरू हुआ। मैं सुन के बहुत हंसा, मजा आ गया मेरे को। जिस किसी ने भी बनाया उसको भड़काने का काम तो हाँ, कि भले ये तो दोनों आपस में खाली बातचीत करके एक दूसरे को गालियां ही दे रहे थे। बोला अरे ये क्या कर रहे हो, लड़ो। बाय द सो जो मैं हंस इसलिए रहा था कि जो मुझे मैसेज भेज रहे थे कि अरे मंडे तो मार्केट गया, आई मीन वेडनेसडे। भाइयों, जब अमेरिका ने इतने वॉरशिप वहाँ भेजे, अपने इतने प्लेन भेजे, नैन्सी पेलोसी वहाँ थी, चाइना ने 4 दिन तक वहाँ पर ड्रिल की, तब नहीं गिरे। तब नहीं गिरे। ताइवान 4 वॉरशिप भेज देगा, युद्धपोत भेज देगा, 5-15 वो एरोप्लेन उड़ा, उससे क्या होने वाला है? किस चीज पे फोकस करना ये तो सोचो। एग्जैक्टली। जब एक चीज तो आप में सब मानते ना कि अटैक ताइवान नहीं करेगा। हाँ। अटैक तो करेगा तो चाइना ही करेगा, तो क्लियर है। हाँ। तो ताइवान के करने क्या फर्क पड़ता है? मतलब 4 दिन वो करेंगे तो एक दिन तो ये भी दिखाएगा ना। अल्टीमेटली वहां पे भी तो पॉलिटिशियन है। हाँ। उनको भी तो जनता को जवाब देना, देखो हम खड़े। एग्जैक्टली है ना, जैसे यूक्रेन में भी मालूम है हारना है, लेकिन पब्लिक को तो दिखाना पड़ेगा ना कि देखो हम मजबूत है। सो इसलिए ये ऐसे ऐसे मैसेज मुझे भेजा ना करें लोग। छुट्टी मनाने दिया करें। मतलब अब मैं मतलब सोमवार रात को मैं सोचना शुरू करूँ कि बुधवार को क्या होगा। कुछ नहीं, ये सब चीजें चलती रहेंगी लाइफ में। 2-4 गोले इधर उधर, 2-4 उधर, ये चलेगा। अब आपने रशिया यूक्रेन देख लिया, इसमें इतना डर नहीं लगा, खाली ड्रिल्स में डर रहे हैं। गजब है, सोचो थोड़ा सोचिए। हाँ। एनीवे, सो निफ्टी का सपोर्ट जोन 17,400 475, 17,225 17,350 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। ऊपर 17,550 17,600 हल्की फुल्की रुकावट की जगह पार करके निकले तो थोड़ी सी बड़ी रेंज दे रहा हूँ 17,650 से 17,775, 125 पॉइंट की रेंज, जहां करेंगे आप खरीदारी। बैंक निफ्टी 37,975 38,050, इस रेंज में खुल के थोड़ा करेंगे हम टाइम पास, सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे। उससे ठीक पहले थोड़ा 38,150 के आसपास भी सपोर्ट है, हो सकता है वहीं खुले, थोड़ा नीचे आए तो इस रेंज में खुल के रुकेंगे। इसके नीचे 37,625 37,750 125 पॉइंट की रेंज एकदम परफेक्ट बाय जोन है, मौका मिल जाए तो छोड़ना मत। अंडरस्टूड सर। ऊपर 38,400 38,600 इस 200 पॉइंट की रेंज में हम रुकेंगे। पार करके टिके तो 38,750 38,875 अगला बड़ा टारगेट बैंक निफ्टी का। क्लियर सर। सपोर्ट 17,525 पे आप देखो, आपको कल दीप याद होगा पूरे दिन भर, आई मीन सोमवार को 17,475 17,525 17,475 17,525 रेंज को रटाया, बंद एग्जैक्टली 17,525 पे जाके बंद हुआ। तो वो लेवल्स इतने परफेक्ट निकाल रहा है ना बाजार, मजा आ रहा है। अब आपको लेवल्स जो देखने 17,525 पे आप बंद हुए, 500 475 दो छोटे लेवल है, 400 380 और 350 मीडियम लेवल है, और 17,225 बहुत दूर का बड़ा लेवल जो आएगा नहीं। 17,350 के नीचे की जगह अभी दिख नहीं रही है। ऊपर 550 600 दो छोटे लेवल, 650 675 मीडियम लेवल, 775 800 बड़े लेवल, सिंपल 6 लेवल। बैंक निफ्टी 38,200 के ऊपर आप बंद हुए हैं, 38,250 के आसपास, 38,150 38,050 दो छोटे लेवल, 37,975 37,925 मीडियम लेवल है, उसके बाद 37,750 700 और 37,650 ये परफेक्ट। सो बैंक निफ्टी 37,700 से 37,900 की रेंज में दीप बहुत स्ट्रॉन्ग मल्टीपल सपोर्ट ले रही है, ये साफ नजर आ रहा है। तो बेस ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में धीमे धीमे शिफ्ट हो रहा है। अब आइए ऊपर की तरफ, 38,237 पे बंद हुए, 300 350 और 400 ये 3 छोटे लेवल है, 38,500 38,600 मीडियम लेवल है, 38,750 और 38,825 बड़े लेवल बैंक निफ्टी के लिए, ये ध्यान में रखिए। या लेवल्स हो गए। क्लियर है सर। तो सारे बड़े लेवल्स और साथ ही आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस आपके सामने हैं। अच्छा समझाए सर, एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन चेंज नहीं हुई, बट पीसीआर तेजी से बढ़कर आ गया, 1.05 से 1.3 थोड़ा ये बढ़ा है, लेकिन ऐसा ओवरबोट वाला नहीं कि जिसमें थोड़ा आपको बहुत टेंशन वाली बात हो, और दूसरी पोजीशन भी थोड़ी कम है ना। सो ये आपके लिए हो गया, इंडेक्स अनचेंज है। 1.30 पीसीआर आपका ये है, 1.21 बैंक निफ्टी का भी थोड़ा हायर साइड पर, थोड़ा आप लॉन्ग साइड पर ज्यादा है। विक्स 2% बढ़ा है तो कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है सर। अब आइए लॉन्ग पोजीशन पर स्टॉप लॉस 17,325 वेल डिफाइंड क्लियर कट स्टॉप लॉस है निफ्टी में। जिनको छोटा रखना है 17,400 रख सकते हैं इंट्राडे, लेकिन बड़ा रखना है, सही रखना है 17,325। जिनको थोड़ा और क्वेश्चन रखना है, 25 पॉइंट का दिमाग आपको लगाना है, 17,300 भी कर सकते हैं। इफेक्टिवली 17,340 आता है दीप, मैंने 15 पॉइंट का क्वेश्चन ऑलरेडी दे दिया है ना। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो 25 का लगा लो क्वेश्चन 17,300 का, ताकि आपका ट्रिगर ही ना हो। लेकिन इंट्राडे में अगर आप चाहें तो 17,400 भी रख सकते हैं, अपनी इच्छा पर है, क्योंकि अगर ये दूर लगता है 200 पॉइंट,
और 200 पॉइंट किसी के लिए दूर हो सकता है, तब आपका 17, और जिसने BTST के तौर पर ही निफ्टी लिया है उसके लिए 17,475 इंट्राडे स्टॉप लॉस होगा, 17,470-75। अगर बिल्कुल छोटा लगाना है जिनको तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है। तो 50 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी गिरे अगर और आप 3:30 बजे परसों लेके गए कि मैं सोमवार सुबह सुबह ऊपर बेचूंगा, तो आपके लिए अदरवाइज 50 पॉइंट नीचे खुलेगा जी, खरीदना है, मौका मिल रहा है, लेना है। मंडे को भी मिला था, मंडे मिला था। मंडे थोड़ा फ्लैट खुल के फिर गिरे थे। हाँ, तो मंडे में मैंने जितना जोर से आपको बोला था कि जितना नीचे, आज क्यों नहीं बोल रहा? लेना तो आज भी है, लेना आज भी है। लेकिन आज एशिया सपोर्ट नहीं कर रहा। एक खाली आप सिंगापुर छोड़ दो जो 0.5% ऊपर है, बाकी सब लाल में। हांगकांग 2% गया, निक्के 0.1% नीचे है, शंघाई, इसलिए मैं आराम से लूंगा। हाँ, यही आप इनको स्टेबल कर दो, मैं भी बोलता हूँ लो, लेना तो ही है, उसकी भी स्ट्रेटेजी आ रही है। तो ये आपके लिए स्टॉप लॉस 17,325, बैंक निफ्टी पर 37,900 छोटा स्टॉप लॉस, जिनको दूर रखना है वो 37,600 का रखे, अदरवाइज 37,900 रिस्क के हिसाब से काफी है। ठीक है। शॉर्ट साइड पर अगर आप हैं तो वैसे स्टॉप लॉस आपका 17,550 का बनता है, लेकिन मैं थोड़ा सा ऊपर का दे रहा हूँ 17,600 का इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। बैंक निफ्टी पे भी वैसे तो 38,300 का बन जाता है, लेकिन थोड़ा ऊपर का दे रहा हूँ 38,500 का। थोड़ा शॉर्ट साइड पर आज ऊपर स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, हल्का सा ऊपर रख सकते हैं। और जिनको छोटा लगाना है वो सोमवार के हाई का लगा सकते हैं, परसों के हाई का भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे हांगकांग के मार्केट में 2 सेक्टर्स ही सबसे ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, टेक्नोलॉजी और ईवी कंपनीज, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वहीं से आ रहा है। तो वो जो यूएस की वार्निंग है उसी का थोड़ा इम्पैक्ट आप इस समय, बस मेरे ख्याल से उसी वजह से डील है। से आ रहा है। और दूसरा शंघाई में लॉकडाउन वाली भी बातें फिर से हो रही है ना, चाइना, तो मेरे ख्याल से चाइना और हांगकांग तो दोनों वो अपने कारणों से गिरे हैं। बिल्कुल सर, निक्के ही 0.1% नीचे है, थोड़ा 1%, थोड़ा वहाँ से भी ठीक है, देखते हैं ना क्या है। नई पोजीशन सर, नई पोजीशन खरीदना है निफ्टी, अगर ये 17,350 425 की रेंज में मिल जाए आज, पक्का तब ठीक है ना। 425 पे थोड़ा लीजिए, 375 पे 400 पे थोड़ा और ले लीजिए, 350 पे और ऐड कर लीजिए। स्टॉप लॉस 325 का छोटा ही लगाना, अपने ज़्यादा लगाना ही नहीं, बस 300 लगा लीजिए, आपकी मर्जी हो तो। 25 पॉइंट का मैं आपको दे रहा हूँ, और 300 तक भी आया तो मैं ये मानूंगा कि स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, मैं पहले ही बोल देता हूँ। अच्छा, हाँ, क्योंकि मैं एकदम टाइट स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, तो 25 पॉइंट की मैं लीवे लेके चलूंगा, ठीक है। 475 500 छोटे टारगेट, 525 550 मीडियम टारगेट, और 17,600 बस 5 ही टारगेट के लिए इस रेंज में करनी है खरीदारी। और एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए अब ये एक्शनेबल ट्रेड है। इन केस अगर आपको बड़ी गैप डाउन ओपनिंग ना मिले तो खरीद लीजिए। अच्छा, और स्टॉप लॉस 17,400 का, मतलब समझो 525 पे आप बंद हो, 450 425 के आसपास खुल गए, वहीं ले लेना है। ओके, मौका मिल जाएगा वहाँ पे, ले लेना है। 400 का स्टॉप लॉस, और डीप लगा लो 350 का लगा लो अपनी मर्जी से, लेकिन 400 के जितना नज़दीक ले पाए ले लीजिए। गैप से मिले, अगर 50-75 पॉइंट नीचे मिल जाता है तुरंत पकड़ लो, ठीक है। अब ऊपर की तरफ का जो टारगेट बनेगा 500 525, क्योंकि मैं गैप डाउन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो आप बोलोगे 525 तो बंद हुआ, वो टारगेट कैसे हुआ? तो 500 के नीचे खुलेगा तो ही सोचना है, तब तो गैप डाउन हुआ ही नहीं ना। गैप डाउन आपका 475 के नीचे शुरू होता है, 50 पॉइंट मिनिमम, 50 पॉइंट तो चाहिए ना गैप डाउन के लिए, नहीं तो गैप डाउन का है का। तो 475 के नीचे अगर खुलता है तो वहां लेना है आपको, और खुल भी सकता है। अगर 500 का लेवल है और 30-40 पॉइंट के आपके प्रीमियम है, मतलब 450 460 हुआ, वहां लेना है ना। तब आपका स्टॉप लॉस 400 का होगा, टारगेट 500 525 550 तीन छोटे टारगेट है, इसके ऊपर के बड़े टारगेट आ जाए तो आपकी किस्मत 600 650 675 और 775 तक के टारगेट के लिए। ठीक है, तो जो रेंज ऊपरी स्तर की आ रही है 17,800, वहां तक के आपको लेवल्स बनेंगे। बेचना है तो आप बेचिए, 600 675 की रेंज में आता है, वहां पे बेचिए, टुकड़ों में बेचिए। 600 पे थोड़ा, 650 पे थोड़ा और 675 पे थोड़ा। बहुत एग्रेसिव ट्रेडर आप हैं और 600 550 के आसपास जो कि सोमवार का हाई है, वहां पर देखिए मूड माहौल ठीक लगे तो बेचना, नहीं तो मत बेचना, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपके लिए बेचने की राय ऊपर में। और स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर का रहेगा दीप, 775 का। और टारगेट जो बनेंगे, छोटे टारगेट हैं 3, 550 525 500 के, मीडियम टारगेट 475 के, बड़े टारगेट 475 यानी 400 और 350 के बनेंगे आपके लिए। ठीक है सर, तो ये तो रही आपके लिए निफ्टी पर पोजीशंस बनाने की सलाह। बैंक निफ्टी पर क्या करेंगे? बैंक निफ्टी पे क्या करेंगे? खरीदेंगे 37,700 37,925 की रेंज में आया, यहाँ पर लेना है।
मैं 700-750 में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, अगर वहाँ मिलता है तो लेने के लिए। लेकिन 925 से भी आप लेना शुरू कर सकते हैं। 925 पे पहला, 750 पे दूसरा, 700 पे तीसरा। 600 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेगा 37,975, 38,050, 38,150 और 38,225, 38,300। ये कल के, ये सोमवार तक के सारे लेवल हैं। 350 का एक एक्स्ट्रा लेवल है, यहाँ तक के लिए लेना है। अब आया नहीं तो क्या फिर करेंगे? एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए गैप डाउन होता है। गैप डाउन का मतलब क्या, आप 38,237 पे बंद हुए, 38,050 मिल गया, 37,975 मिल गया, गैप डाउन। 38,000 के आसपास मिला, गैप डाउन है। 37,875 का स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि 37,925 पे भी लेना है, 975 पे लेना है, 38,050 पे लेना है। इस रेंज में मिलेगा तो गैप डाउन मिला तो ले ही लेना है, ले ही लेना है। ठीक है। स्टॉप लॉस 37,875 का होगा। टारगेट जो बनेंगे 38,300, 350, दो छोटे टारगेट, 400, 500 मीडियम टारगेट, 38,600, 750 और 825 के बड़े टारगेट के लिए खरीदारी करनी। गॉट इट सर। बेचना है थोड़ा सा ट्रिकी मामला है, जी। कहाँ बेचा जाए। 38,500 लेवल ठीक है वायदा कारोबार के लिहाज से, लेकिन कॉन्फिडेंस कम है कि यहीं बेच देना चाहिए। सो 38,500, 600 के आसपास देखते हैं मूड माहौल। हड़बड़ी में मत बेचना, कॉन्फिडेंस आए तो ही बेचना, है ना, वहाँ बेचना है। और समझो आप 38,500 पहुँच गए और डाउ फ्यूचर ऐसा ही है सुस्त, तो वहाँ बेच दो। अच्छा। लेकिन डाउ फ्यूचर 150-200 ऊपर हो जाए तो मत बेचना। हाँ देख के उस समय सिचुएशन देखनी पड़ेगी। अगर डाउ फ्यूचर ठंडा है तो दे दो एक बार, है ना। तो ये आपके लिए स्टॉप लॉस 38,750 का होगा। टारगेट जो बनेंगे 3 छोटे टारगेट है, 38,400, 350, 300, 225, 150 मीडियम टारगेट है, 38,050, 37,925 के टारगेट के लिए भी कॉलिंग करनी है। अंडरस्टूड सर। तो आज अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए खरीदारी का मौका है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर, इसका ध्यान रखें। बैन लिस्ट कोई चेंज नहीं है, बलरामपुर, डेल्टा, एस्कॉर्ट्स तीनों बैन में बने हुए हैं वायदा कारोबार के। एफएनओ के कोई बता इंपॉर्टेंट दी लेवल्स? खाली के फ्यूचर्स के बता देता हूँ। 17,500 ये मेक और ब्रेक लेवल। तो आपको कमजोर हो तो भी 17,525 पॉइंट गिर जाए तब तक तो आप गिरे ही नहीं है। 17,500 53 लाख शेयर हैं, 17,500 पुट में और 45 लाख शेयर कॉल में है। सो कमजोरी का पहला संकेत 17,475 के नीचे मिलेगा। 17,475, 17,525 की रेंज टाइम पास वाली होगी। 17,525 के ऊपर निकलने पर फिर से मजबूती बन जाएगी और 17,475 के नीचे कमजोरी की शुरुआत होगी, ठीक है। नीचे 400 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। ऊपर 600 हल्की फुल्की रुकावट है। तो ब्रॉडली डीप आज के लिए रेंज जो दिख रही है 400 से 600 और 17,500 आपका निर्णायक लेवल। बैंक निफ्टी 38,000 के पुट पर 23 लाख शेयर हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 37,900, 38,000 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। 38,500, 38,600 ऊपर 22 लाख शेयर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 38,500 पर। तो ऊपर 38,500, 600 है, नीचे 37,900, 38,000। बहुत क्लियर कट है। गॉट इट। चलिए ये है आज के लिए पूरी स्ट्रैटेजी। अच्छा, इतने नतीजे आए हैं सर, कौन से नतीजे जो आपके ध्यान में रहे? मैं थोड़े कैश के रिजल्ट्स बताना चाहता हूँ। एक तो पहले डिलीवरी बहुत ही खराब रिजल्ट्स हैं और आज का एक्सीडेंट हो सकता है। और स्पेशली जब आपने स्टार, पेटीएम, नायका, ये नए ज़माने की कंपनी के अच्छे नतीजे देख लिए। पहले तो इनसे तो उम्मीद ही नहीं थी कि अच्छे नंबर्स भी देंगे, इससे उम्मीद बन गई इनको देख के कि ये भी अच्छा करेगा। तो ये तो गया, मतलब हर एक पैरामीटर पर नंबर्स बहुत ही खराब है। सो आई थिंक डिलीवरी आज का एक्सीडेंट हो सकता है। फाइन ऑर्गेनिक लगातार दूसरे क्वार्टर में बहुत शानदार नतीजे दिए, तो ये कैश मार्केट का एक और स्टॉक है। और भी मैंने कैश के बहुत सारे देखे थे, ध्यान नहीं आ रहा। तो ये एक और स्टॉक है, ये कमाल करेगा। एफएनओ में एबीबी बहुत ही शानदार नतीजे, कैपिटल गुड्स कंपनी के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं और स्टॉक बहुत ज़्यादा भागा हुआ भी नहीं है, तो इस स्टॉक में एक अपसाइड बन सकती है। बड़े हुए स्टॉक्स में जिनमें अच्छे नतीजे, इंडियन होटल्स बहुत शानदार नतीजे लेकिन स्टॉक चला हुआ है। दूसरा जीएनएफसी बहुत ही शानदार नतीजे, स्टॉक थोड़ा बढ़े। तो नतीजे अच्छे हैं, गिरने नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाए अपनी जगह। ग्रेन्यूल्स नंबर्स बहुत अच्छे हैं और साथ ही बायबैक भी है, छोटा है बस, साइज छोटी है, 2.5% ही है, लेकिन प्राइस अच्छी दी है। और चूंकि बायबैक का सबको अंदाजा था, कंपनी ने ऑलरेडी बोल दिया था, स्टॉक थोड़ा चला है। तो आज अगर 330 335 की रेंज में आएगा, 328 के आसपास, तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। तो ऊपर में आज 4-5% खुलता है, तो ग्रेन्यूल्स में एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं आप। तो ये सारे रिजल्ट है। भारतीय एयरटेल मिक्स से रिजल्ट है, ऐसे तोड़ फोड़ नहीं कि देख के मजा आ जाए, तो हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ठीक एसबीआई जैसा होगा,
हाँ 1.5-2% नीचे आ गया वहीं स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि खरीदने वाले भी चाहने वाले भी बहुत है इसके तो, है ना। सो चाहिए टेलीकॉम तो सबको, तो उस हिसाब से, लेकिन नंबर्स ऐसे नहीं कि 3% तुरंत भाग जाए नंबर्स को देख के। ये नंबर से ब्रॉडली जो देखें, बाकी तो ऐसे लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है बिल्कुल। इनफैक्ट आज पूरी टीचर्स टीम सिटी यूनियन बैंक नंबर बहुत अच्छे, लेकिन चलता नहीं है नंबर्स पे, स्टॉक प्रॉब्लम वही है। बस बाकी ठीक है। कई सारे ट्रेडर फेवरेट स्टॉक्स भी हैं कैश मार्केट के, वायदा कारोबार के। आइए सारे नंबर्स जानते हैं। वरुण, कुशल, नुपुर, अरमान और साथ ही आशीष जो हमें ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी बताएंगे। कुशल, मॉर्निंग, करते हैं आपसे शुरुआत, बताएं ट्रिगर्स और नतीजे। मॉर्निंग दीप, ट्रिगर्स में सबसे पहले नंबर्स की बात कर लेते हैं। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, कोल इंडिया और साथ ही आयशर मोटर्स निफ्टी से अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। और एफ&ओ स्पेस से काफ़ी लंबी सूची है, जिसमें आरती इंडस्ट्रीज, अबॉट इंडिया, कमेंस, ग्लेनमार्क फार्मा, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इप्का लैब, IRCTC, पिडिलाइट, जाइडस लाइफ साइंस, मेट्रोपोलिस समेत सेल अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे है, प्रधानमंत्री मोदी जी सेकेंड जनरेशन एथनॉल प्लांट हरियाणा में यहाँ पर इनॉग्रेट करते हुए भी नजर आएंगे। एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे NTPC और सिटी यूनियन बैंक के काउंटर्स। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूएस का जो जुलाई महीने का CPI आंकड़ा है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। पोस्ट मार्केट नंबर्स, काफी सारे नंबर्स आए। मार्जिन इनलाइन है 50.6% पर, साथ ही कंपनी का मुनाफा 1607 करोड़ रुपए पर आया है, जबकि अनुमान 2300 करोड़ रुपए का था। और ये इसलिए क्योंकि अदर एक्सपेंसेस 1458 करोड़ से बढ़कर 1902 करोड़ रुपए होते हुए दिखे। कंपनी का ARPU 184 का एस्टिमेट था हमारा, 183 आता हुआ दिखा है। और एबिटा लेवल पर कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, 16,400 करोड़ के अनुमान के मुकाबले 16,600 करोड़ रुपए का कामकाजी मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। पावर ग्रिड मार्जिन्स बिलो एस्टिमेट्स हैं, हालांकि बाकी अन्य पैरामीटर्स जो हैं वहां पर बेहतर प्रदर्शन दिखा है अनुमान के मुकाबले। 84.8% के मार्जिन्स आए हैं, 88% का अनुमान था। कंपनी का मुनाफा 3801 करोड़ पर आया, अनुमान 3216 करोड़ रुपए का। और कामकाजी मुनाफा 9213 करोड़ के अनुमान के मुकाबले 9250 करोड़ लगभग आता हुआ दिख रहा है। सिटी यूनियन बैंक बेटर देन एस्टिमेट्स नंबर, NII 17% बढ़कर 525 करोड़, मुनाफा 30% बढ़कर 225 करोड़ पर आया, अनुमान 170 करोड़ रुपए का था, तो बेटर देन एस्टिमेट्स नंबर है। और एसेट क्वालिटी में भी सुधार आता हुआ दिख रहा है, 4.65% पर GNPA है। इनफैक्ट ABB इंडिया पर भी नजर रखिए, अबव एस्टिमेट्स नंबर आ रहे हैं, यहाँ पर भी मार्जिन 9.68% आए हैं, अनुमान 8.6% का था, मुनाफा 140 करोड़, अनुमान भी ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स पर देखने को मिला। और अंत में टोरेंट पावर नंबर्स यहाँ पर मार्जिन बिलो एस्टिमेट्स हैं, 16.3% पर आया, अनुमान 26.5% का था, यानी कि मार्जिन्स बढ़ने के एस्टिमेट थे। और मुनाफा 502 करोड़ पर आया, अनुमान 383 करोड़ का था। तो मार्जिन्स थोड़े से कमजोर हैं, पर मुनाफा अनुमान से बेहतर आया है, तो मिले जुले नंबर्स कह सकते हैं। बने रहे कुशल, राउंड 2 के लिए आता हूँ आपके पास, बट फिलहाल वरुण से जानते हैं कुछ और वायदा कारोबार के भी नतीजे। वरुण, मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग दीप। तो सबसे पहले तो मदरसन संवद और मदरसन यहाँ पे नतीजे जो है मिले जुले, क्योंकि रेवेन्यूज हाईएस्ट एवर है जहाँ पे 9% की बढ़ोतरी है, लेकिन मार्जिन घटे हैं, 6.1% पे आए हैं। मुनाफा 50% से ज़्यादा घटा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि 16 अगस्त को बोर्ड की बैठक है, जहाँ पे बोनस शेयर जारी करने पे कंपनी विचार करने वाली है, तो इसके चलते स्टॉक पे रिएक्शन देखने मिलेगा। टाटा केमिकल काफ़ी बेहतरीन नतीजे हैं, रेवेन्यूज 34% बढ़े हैं, मार्जिन 25% पे आए हैं, जबकि 19% का अनुमान था। मुनाफे में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है, दुगना हो चुका है मुनाफा। वर्लपूल नतीजे काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ पे रेवेन्यूज 55% बढ़े हैं, प्राइस हाइक के चलते फायदा मिला है कंपनी को। एबिटा मार्जिन 4.1% से बढ़ के 6.3%, मुनाफा जो है दोगुना हो चुका है, दोगुना क्या इनफैक्ट 3 गुना हो चुका है। और लेकिन कंपनी की ग्रॉस मार्जिन में गिरावट हुई है। नैल्को अच्छे नंबर्स है, रेवेन्यूज 53% बढ़े हैं, मार्जिन फ्लैट है 23% पे, मुनाफा जो है उसमें 66% के आसपास की बढ़ोतरी है। ₹1.5 प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है। GNFC काफ़ी बेहतरीन नतीजे हैं, रेवेन्यूज और एबिटा दोनों में 94% का बढ़ोतरी है। एबिटा मार्जिन 28% पे फ्लैट है और मुनाफा जो है 570 करोड़ पे आया, 240 करोड़ से बढ़ के। MRF मिक्स नतीजे हैं, रेवेन्यूज 36% बढ़े हैं, लेकिन मार्जिन में गिरावट है, 11.9% से गिर के 8.7%, मुनाफा 25% गिरा है। IGL अनुमान से बेहतर नतीजे हैं, रेवेन्यूज जरूर फ्लैट जो अनुमान था उतने ही है, लेकिन मार्जिन देखिए 19.3% पे आए हैं, 16.6% का अनुमान था, मुनाफा 421 करोड़ पे आया है, वॉल्यूम्स में 13% की बढ़ोतरी है। और IDFC लिमिटेड, हालांकि IDFC बैंक के नतीजे पहले ही आ चुके हैं, लेकिन IDFC के जो कंसोलिडेटेड नतीजे उसमें अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यूज तो 8 गुना बढ़े हैं, लेकिन घाटे से कंपनी मुनाफे में आई है। 250 करोड़ के आसपास का मुनाफा कंपनी ने किया है, लेकिन AUM बिजनेस माफ कीजिएगा AMC बिजनेस जो है वहाँ थोड़ी कमजोरी है। AUM, टोटल इनकम, प्रॉफिट तीनों में साल दर साल गिरावट हुई है। ओके,
ये भी हैं कुछ और नतीजे। आइए नुपुर से लेते हैं कुछ और नतीजों की लिस्ट। मॉर्निंग नुपुर, बताइए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले इंडियन होटल्स काफ़ी बजिंग स्टॉक है और सेक्टर भी काफ़ी अच्छे नतीजे भी आते दिखे। वहाँ पर जो आय है वो 1200 के आसपास आती दिखी और इस बार कंपनी घाटे से मुनाफे में भी आ चुकी है और 170 करोड़ का मुनाफा आता इस बार दिखा है। कैश स्टॉक से धनलक्ष्मी बैंक थोड़े से कमज़ोर नतीजे आते दिख रहे हैं। जो NII है वहाँ पर तो 47.5% का ग्रोथ है, लेकिन जो प्रोविजन है वो 9 करोड़ से बढ़कर 21 करोड़ होते दिखे और जो ग्रॉस NPA और नेट NPA वहाँ भी थोड़ा सा उछाल आते दिखाए। प्रताप स्नैक्स काफ़ी मिले जुले नतीजे, क्योंकि आय में तो 36% की ग्रोथ है, लेकिन कंपनी इस बार प्रॉफिट से लॉस में आती दिखी है। पिछले साल 11 करोड़ का प्रॉफिट था, जो इस बार लॉस होते दिखाए 2 करोड़ के आसपास। डिलीवरी थोड़ी सी कमज़ोर यहाँ भी है। नतीजे कंपनी की आय में तो बढ़ा थे, लेकिन जो लॉस है वो काफ़ी बढ़ता हुआ इस बार दिखाए। 130 करोड़ से बढ़कर 400 करोड़ के आसपास कंपनी का लॉस आते दिखाए। KRBL यहाँ पे भी मिले जुले नतीजे, क्योंकि आय में तो 21% की बढ़त है, जो मार्जिन से वो हल्के से दबाव में आते दिखे। 19 से कम होके 18.5% के आसपास आते इस बार दिखे। JK टायर जो कंपनी की आय है वहाँ पे 40% का उछाल है, लेकिन सेम कहानी यहाँ भी, क्योंकि जो मार्जिन है वो 11% से कम होकर 8% के आसपास आते दिखे। इरकन इंटरनेशनल यहाँ पे थोड़े से मिले जुले नतीजे, क्योंकि जो आय है वो भी 75% से बढ़कर आई है, लेकिन यहाँ भी मार्जिन में दबाव है। 10% से कम होकर 8% के आसपास आते दिखे। बोरोसिल जो कंपनी की आय है वहाँ पे शार्प अपटिक दिखा है, जो मार्जिन है वो इस बार फ्लैट दिखे। ओके, तो ये है आपके लिए नतीजे। आइए अरमान से भी लेते हैं उनके और नतीजे। मॉर्निंग अरमान, बताइए। जी, सबसे पहले मयूर यूनिक्वार्टर्स पर ध्यान रखिएगा। नतीजे बढ़िया आते हुए दिखे हैं। आय में आपको 70% का उछाल दिखेगा। मार्जिन्स में भी आपको बढ़ोतरी दिखेगी, लगभग 14.9% से बढ़कर 17.4% पर आते हुए दिखे हैं और मुनाफे में भी लगभग 95% का आपको उछाल दिखेगा। मिर्जा इंटरनेशनल बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 92% बढ़कर आई है। मार्जिन्स में भी आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट देखा गया है, 14.2% से बढ़कर 15.7% पर और मुनाफा भी लगभग 12 करोड़ से बढ़कर 41 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। वेदांत फैशन के अगर नतीजे देखेंगे, बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय 103% बढ़कर आई है। मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट देखा गया है, 43.3% से बढ़कर 50.2% पर और मुनाफे में भी 123% का उछाल देखा गया है। सियाराम सिल्क मिल की बात करें तो वहां पर भी नतीजे बढ़िया आते हुए दिखे हैं। आय में 71% का उछाल और अगर मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स भी थोड़े बढ़कर आते हुए दिखे हैं, 12.6% से बढ़कर लगभग 13% पर और मुनाफे में भी 146% का आपको उछाल देखा गया है। नारायण हृदयालय का अगर नतीजे वहां पर भी बढ़िया आते हुए दिखे हैं। आय 20% बढ़ी है। मार्जिन्स में भी अच्छा इंप्रूवमेंट देखा गया है, 15.6% से बढ़कर 18.6% पर और मुनाफे में भी आपको 35% का उछाल दिखेगा। सीक्वेंट साइंटिफिक नतीजे कमजोर आते हुए दिखे हैं। आय हालांकि 6.5% बढ़ी है, पर आपको मेजर कट जो दिखेगा वो मार्जिन्स में है। मार्जिन 6.3% से घटकर सिर्फ 0.6% पर आते हुए दिखे हैं और पिछली बार जो मुनाफा था 2.7 करोड़ का, इस बार लगभग 14 करोड़ का घाटा आता हुआ दिखा है। हालांकि एक एक्सेप्शनल लॉस भी है इसमें 3.2 करोड़ का। और अगर अंत में देखेंगे AI इंजीनियरिंग के नतीजे बड़े आते हुए दिखे हैं। आय 46% बढ़कर आई है। मार्जिन्स हालांकि थोड़े से घटकर आए हैं, 23.2% से घटकर लगभग 22.9% पर और मुनाफे में भी देखेंगे आपको 28% का उछाल दिखेगा। ओके, राउंड 2 की करते हैं शुरुआत। कुशल बताएं और कौन से कैश नतीजे। बिल्कुल, तो कैश नतीजों में अंबर एंटरप्राइजेस नंबर्स मार्जिन वाइज थोड़े से कम आ रहे हैं, 6% से 5.5%। हालांकि अन्य पैरामीटर्स पर कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। 42 करोड़ का मुनाफा आया है 12.5 करोड़ के पिछले साल के आंकड़े के मुकाबले। मिसेस बेक्टर फूड्स नंबर्स मिले जुले हैं। मार्जिन 12.8% से घटकर 10%। कंपनी का मुनाफा 13 करोड़ पर फ्लैट रहा है। हालांकि आय में 37% के उछाल के साथ 310 करोड़ का आंकड़ा आता हुआ दिख रहा है। बॉम्बे डाइंग नंबर्स वाइज कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। मार्जिन 2.1% हुए हैं 0.8% के मुकाबले और कंपनी का घाटा भी 108 करोड़ से घटकर अब केवल 77 करोड़ रुपए रह गया है। इनफैक्ट बोरोसिल रिन्यूएबल्स नंबर्स कमजोर दिख रहे हैं। मार्जिन 45.6% से 28.2%। कामकाजी मुनाफा भी 23% की गिरावट है और मुनाफे के लिहाज से भी 25% की गिरावट के साथ 30 करोड़ पर यह आंकड़ा आता हुआ दिख रहा है। ई क्लर्क्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नंबर्स कमजोर यहां पर भी दिख रहे हैं। 30.8% के मुकाबले 23.2% के मार्जिन्स। प्रॉफिटेबिलिटी में 16% की गिरावट आई है 99 करोड़ पर और साथ ही कामकाजी मुनाफे में भी 21% की गिरावट देखने को मिली है। EID पैरी नंबर्स अच्छे हैं ओवरऑल, हालांकि मार्जिन्स पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। 10% के मुकाबले 9.7% के मार्जिन्स। मुनाफा 108% बढ़कर 276 करोड़ और कामकाजी मुनाफा भी 60% बढ़कर 693 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। एवरेस्ट कांतो नंबर्स कमजोर हैं। मार्जिन्स 26.6% से 15.7%। मुनाफा भी 43% घटकर 39 करोड़। कामकाजी मुनाफा भी 33
21% गिरा है। और गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स यहाँ पर नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, हालांकि मार्जिन स्टेबल देखने को मिल रहे हैं 12.8%, 13.1% के मुकाबले। मुनाफा 30% बढ़कर 100 करोड़ पर। और अंत में फाइन ऑर्गेनिक केमिकल्स आए 358 करोड़ से बढ़कर 748 करोड़ पर। मार्जिन 14% के मुकाबले 29% और मुनाफा भी 36 करोड़ से बढ़कर 160 करोड़ रुपए का फिगर आया। ओके, वरुण बताएं कौन से नतीजे आपके पास हैं? ओके, कैश में सबसे पहले तो ग्लोबल स्पिरिट है, नंबर्स कमजोर है, रेवेन्यूज 34% बढ़े लेकिन मार्जिन आधे हो चुके हैं और मुनाफा जो है उसमें 33% की गिरावट है। नंबर्स आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। जीआर इंफ्रा नंबर्स अच्छे हैं, रेवेन्यूज 19% बढ़े हैं, मार्जिन में 5% का इजाफा है, मुनाफा 83% बढ़ा है। लक्स इंडस्ट्रीज कमजोर नतीजे हैं, रेवेन्यू जरूर बढ़े हैं 36% लेकिन एबिटा 14% गिरा है, मार्जिन में 7% की गिरावट है और मुनाफा जो है उसमें 21% की गिरावट है। नैटको फार्मा नतीजे अच्छे हैं, रेवेन्यूज दुगने हो चुके हैं, मार्जिन 26.76% से बढ़ के 44.9%, मुनाफा जो है 75 करोड़ से बढ़ के 320 करोड़। ऑयल केमिकल्स वीक नंबर्स है, आय जरूर बढ़ी है लेकिन मार्जिन मुनाफा दोनों में गिरावट है, मार्जिन आधे हो चुके हैं और मुनाफा जो है उसमें 48% की गिरावट। एमटीआर टेक्नोलॉजीज अच्छे परफॉर्मेंस है, रेवेन्यूज 68% बढ़े हैं, मार्जिन में करीब 5% के आसपास की बढ़ोतरी है और मुनाफा जो है उसमें करीब 85% के आसपास की बढ़ोतरी है। और एनसीसी अच्छे नतीजे हैं, रेवेन्यूज 61% बढ़े हैं लेकिन मार्जिन जो है हल्के कमजोर है, 10% से गिर के 9%, मुनाफा है 50 करोड़ से बढ़ के 130 करोड़। ऑलराइट, नुपुर बताएं आपके पास सेकंड राउंड में कौन से नतीजे हैं? सबसे पहले सबसे अच्छे नतीजे आते देख रहे हैं नेशनल फर्टिलाइजर से। काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर लग रहा है कंपनी के लिए क्योंकि जो कंपनी की आय है वहाँ पे 145% की रिकवरी आते दिखी है और इस बार कंपनी ने 125 करोड़ का मुनाफा भी किया जो पिछले साल लॉस था 100 करोड़ के आसपास। और साथ ही साथ ये भी अनाउंसमेंट किया है नया प्लांट वो कंपनी सेटअप करने वाली है। पीएनसी इन्फ्राटेक वहाँ भी काफ़ी अच्छे नतीजे आते दिखे, 40% से बढ़कर कंपनी की आय आई है इस बार। हालांकि जो मार्जिन है वो पिछले साल भी 25% थे और इस बार भी 25% आते दिखे। पीएसपी प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे नतीजे हैं, यहाँ भी कंपनी की जो आय है वहाँ पे 9% की बढ़त है, मार्जिन जो है वो 12% से बढ़कर 14% के आसपास आते इस बार दिखे। श्री रेणुका शुगर्स काफ़ी मिले जुले नतीजे लग रहे हैं यहाँ पे क्योंकि जो कंपनी की आय है वो तो 135% से बढ़कर आई है लेकिन कंपनी ने इस बार 113 करोड़ का लॉस किया है। सांगी इंडस्ट्रीज का थोड़े से कमज़ोर नतीजे आते दिख रहे हैं यहाँ पे क्योंकि कंपनी की जो आय है वहाँ पे हल्की सी बढ़त है लेकिन जो कामकाजी मुनाफा है वो 70% से कम होता हुआ इस बार दिखा है और मार्जिन 23 से कम होकर 6% के आसपास आते दिखे। शोभा काफ़ी मिले जुले नतीजे यहाँ पे कंपनी के 14% से बढ़कर कंपनी की आय आई है लेकिन जो मार्जिन से वहाँ पे 200 बेसिस पॉइंट का कम होकर इस बार 37% के आसपास आते दिखे। सोमितो केमिकल्स वहाँ भी अच्छे नतीजे आते दिखे, जो कंपनी की आय है वो 26% से बढ़कर आई है और जो मार्जिन से वो इस बार 19% के आसपास रहे। और आखिरी में जो है वो है ट्राइडेंट, काफ़ी कमज़ोर नतीजे आते दिख रहे, कंपनी के जो मार्जिन है वो 26% से कम होकर 16% होते दिखे। ओके, तो ये है आपके लिए सारे नतीजों की लिस्ट, बट जो खबरें वो क्या कह रही हैं अरमान बताएं इनके बारे में। जी, सबसे पहले ग्रैन्यूल्स इंडिया पर ध्यान रखिएगा क्योंकि बोर्ड ने 63 लाख शेयर्स हैं उसके बायबैक को मंजूरी दे दी है और जो बायबैक का भाव है वो 400 रुपये का भाव तय किया है और जो कि मौजूदा मार्केट प्राइस जो है वहाँ से 27% प्रीमियम पर है और ये जो रूट है वो टेंडर ऑफर है। ई-क्लर्क सर्विसेज पर भी ध्यान रखिएगा जिसमें हर 2 शेयर पर 1 शेयर बोनस देने की मंजूरी मिल चुकी है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जहां पे बोर्ड ने क्यूआईपी की मंजूरी मिली है और क्यूआईपी का इश्यू प्राइस जो रखा गया है 580 रखा गया है जो कि मौजूदा मार्केट प्राइस से लगभग 11% डिस्काउंट पर है और क्यूआईपी का साइज जो है वो 2000 करोड़ का। इंडियन यूम पाइप पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि कंपनी को 2 प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश जल निगम से लगभग 260 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। स्ट्राइड्स फार्मा साइंस जिसमें यूएस एफडीए से कंपनी की सिंगापुर फैसिलिटी में 8 अगस्त को जांच पूरी की थी और इस जांच में कोई भी आपत्तियां नहीं मिली है। और अंत में एचडीएफसी लिमिटेड पर भी ध्यान रखिएगा जिसमें कंपनी ने हाउसिंग लोन की जो ब्याज दरें हैं वो 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दी हैं और ये बढ़ी हुई जो दरें हैं वो कल से लागू हो चुकी हैं। ओके, तो सारी खबरें सारे नतीजे आपके सामने हैं। आइए अब देखते हैं ब्रोकरेज का क्या कहना है। एफआईआर मॉर्निंग आशीष, सबसे पहले तो टॉप नतीजों पर कौन सी रिपोर्ट्स हैं इनके बारे में बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए सबसे पहले भारतीय एयरटेल के साथ शुरुआत कर लेते हैं। सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 704 रुपये की क्लोजिंग है, 953 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं और मान रहे कि जो पहली तिमाही के नतीजे हैं इनके अनुमान से काफ़ी बेहतर देखने को मिले हैं और पैन इंडिया 5G स्पेक्ट्रम के लिए भी जो इन्होंने बोली लगाई है ये भी अपने आप में पॉजिटिव है। लेकिन इंटरेस्टिंग एक ही बाकी है कि 3 ब्रोकरेज हाउस ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत टारगेट प्राइस कट किया है। आप मॉर्गन स्टैनली ने देखिए ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 840 से घटाकर 825 कर दिया है।
सिटी ने खरीदारी की राय दी 890 से लेकर 860 कर दिया लक्ष्य। मैक्वारी ने भी आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है 845 से लक्ष्य को घटाकर 833 रुपए कर दिया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 900 रुपए के लक्ष्य के लिए। जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग दी है, टारगेट कट किया है। और जेफरीज ने देखें तो खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लक्ष्य 15 रुपए से बढ़ाकर 875 कर दिया है। कमेंट्री सबकी पॉजिटिव है, सबका व्यू जो है या तो आउट परफॉर्म ओवरवेट या फिर खरीदारी का है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आईजीएल यहाँ पर भी नतीजों का इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। मैक्वारी की तरफ से रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, करीब 360 की क्लोजिंग है, 400 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। जेफरीज भी देखिए खरीदारी के राय के साथ कवरेज की शुरुआत कर रहे हैं 450 के लक्ष्य के लिए और मान रहे कि इनका जो एबिटा है कंपनी का इनके अनुमान से 9% ज्यादा देखने को मिला है। सिटी खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए 490 रुपए के लक्ष्य लिए। एबीबी इंडिया यहाँ पर भी देखिए नतीजों का इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। मैक्वारी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 2721 की क्लोजिंग है, 2700 रुपए का ही लक्ष्य दे रहे हैं। लेकिन नोमेरा की रिपोर्ट ज्यादा खास लग रही है क्योंकि अभी भी अपने इन्होंने व्यू नहीं बदला है, न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं। स्टॉक में एक तरफा तेजी आ गई, अभी भी 2268 रुपए पर लक्ष्य के बरकरार रखे हुए हैं। डिलीवरी यहाँ पर भी देखिए क्रेडिट स्विस की तरफ से डाउनग्रेड आया है, पहले ये आउट परफॉर्म की रेटिंग दिया करते थे, अब न्यूट्रल की राय दे रहे हैं, 675 रुपए का लक्ष्य दिया है। हालांकि 642 की क्लोजिंग और मान रहे कि नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज जो है कंपनी ने रिपोर्ट किया है, लेकिन लॉन्ग टर्म के जो एडवांटेजेस हैं वो इंटैक्ट है, नतीजे बेहद कमजोर। गोल्डमैन सैक्स न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे और लक्ष्य 540 से घटाकर 520 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने भी इक्वल की वेट की रेटिंग दी है 540 रुपए के लक्ष्य के लिए। सिटी ने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 740 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ टॉप रिपोर्ट्स आज की। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष आपके पास? दीपांशु, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यहाँ पर देखिए सीएलएससी की तरफ से रिपोर्ट आई है जहाँ पर रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। पहले खरीदारी की राय दिया करते थे, अब आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, 570 रुपए की क्लोजिंग है, 620 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। और ये मान रहे कि एपी ग्रोथ जो है महज 6% साल दर साल देखने को मिली, लेकिन जो वीएनबी मार्जिन है यहाँ पर एक पॉजिटिव सरप्राइज आपको देखने को मिला है। नोमेरा खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए हैं 650 रुपए के लक्ष्य ले। संवर्धन, मदरसन, सुमी यहाँ पर भी देखिए जेफरीज आउट अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, 129 की क्लोजिंग, 105 रुपए का लक्ष्य दिया। सिटी ने बिकवाली किराए को बरकरार रखा है 110 रुपए के लक्ष्य ले। टॉरेंट पावर पर मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत कर रहे हैं, हालांकि 550 की ही क्लोजिंग है, 533 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। ये मान रहे स्टेडी कारोबार है और रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से भी देखें तो भाव इन्हें ठीक ठाक नजर आ रहा है। और अंत में इंडियन होटल्स, यहाँ पर भी आज आपको नतीजों का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। जेपी मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखें, 265 से लक्ष्य को बढ़ाकर 315 कर दिया है, 271 की क्लोजिंग है। और जेफरीज भी खरीदारी किराए को बरकरार रखे हैं, इनसे ज्यादा बुलिश हैं क्योंकि 325 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। मान रहे ऑल अराउंड रिबाउंड यहाँ पर देखने को मिला है, आगे बड़ी टर्न अराउंड स्टोरी है, मार्जिन काफी बढ़िया है, घाटे के मुकाबले मुनाफा दर्ज किया है, तो इंडियन होटल्स अच्छे नतीजों पर यहाँ पर भी रिएक्शन देखने को मिलेगा। ओके, तो ये हैं ढेर सारे स्टॉक्स जहां पर आज नतीजों के दम पर आई हैं कई सारी रिपोर्ट्स जिन पर दिखेगा एक्शन। तैयार है एक्शन के लिए कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, मुदित जी, ये चारों, इनके अलावा शुभम जी, संदीप वागले साहब और अमरीश बालिगा साहब भी तैयार हो रहे हैं हमारे साथ, आ भी चुके। अमरीश सर, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं कुछ नतीजों के साथ ही जहां बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। इंडियन होटल्स, सबसे पहले इनके नतीजों के साथ अमरीश सर आपसे पूछना चाहता हूं, नंबर्स हर एक पैरामीटर पे बहुत ही मजबूत दिख रहे हैं और स्टॉक लाइफ टाइम हाई के आसपास भी है, क्या यहां से भी और मजबूती बननी चाहिए, खरीदा जा सकता है? यहाँ से भी खरीदा जा सकता है, ऊपर जा सकता है यहाँ से, क्योंकि जिस हिसाब से ऑक्यूपेंसी लेवल्स बढ़े हैं इनके, स्पेशली इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, और जिस हिसाब से इन लोग इनके रूम रेंट्स भी लाइक बढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट इफ वी सी इन बैंगलोर एंड मुंबई करीब 20-25% इंक्रीज हुआ है रूम रेंट्स। इनफैक्ट बैंगलोर उससे काफी ज्यादा है। तो आई थिंक दिस इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव फॉर द होटल इंडस्ट्री, स्पेशली इंडियन होटल्स। तो यहाँ से भी मुझे लगता है कि एटलीस्ट अबाउट 25-30% अपसाइड है। 25 से 30% की अपसाइड अमृतसर को दिख रही है नंबर्स के बेसिस पर, और अदरवाइज भी जिस तरह की डिमांड हम देख रहे हैं। तो चलिए रहेगा फोकस इंडियन होटल्स पर। मुदत जी, मॉर्निंग सर, जरा भारतीय एयरटेल का चार्ट देखें, ठीक ठाक नतीजे आए थे, 700 के ऊपर क्लोज हुआ था मंडे को, क्या राय है इसके चार्ट पर सर? गुड मॉर्निंग दीप, गुड मॉर्निंग अनिल जी। बिल्कुल, देखिए चार्ट्स तो पॉजिटिव ही साउंड कर रहे हैं। स्टॉक में करीब 640 के आसपास डबल बॉटम पैटर्न कंप्लीट हुआ और वहां से लगातार ये काउंटर तेजी दिखा रहा है। अभी भी चार्ट्स पॉजिटिव ही हैं। यहाँ से अभी 725 से 740 तक के अपसाइड मूव भारतीय एयरटेल में देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी का मौका है 725 से 740 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 695। ओके, तो ये है आपके लिए भारतीय एयरटेल, एक्शन में रह सकता है आज ये काउंटर अपने नतीजों के बाद।
सिटी यूनियन बैंक, जरा इसके चार्ट भी एक बार देख लेते हैं। सुमित जी भी है हमारे साथ। सुमित जी जरा देखें सर, सिटी यूनियन बैंक। गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए सिटी यूनियन बैंक के अंदर मेरे को लग रहा है कि पोजीशंस होल्ड करके चलना चाहिए। कोई भी अगर डिप आता है तो इसके अंदर खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चले। नीचे के अंदर स्टॉक का जो सपोर्ट है 155-157 के आसपास का बनेगा, तो ये लेवल जब तक नहीं टूटेंगे तब तक पोजीशंस होल्ड करके चलना है। और ऊपर में जो लेवल देखने को मिल सकते हैं वो है 166 का पहला टारगेट, 170 का दूसरा टारगेट। ये दो लेवल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में आने वाले दिनों में ऊपर में सिटी यूनियन बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चले और खरीदारी करें 166 से 170 के टारगेट्स के लिए। तो ये है आपके लिए सिटी यूनियन बैंक का जो एक्शन में रहेगा। टाटा केमिकल्स, यहाँ पर अनुमान से बेहतर रहे नतीजे। कुणाल जी चार्ट सर, टाटा केमिकल्स। सुप्रभात अनिल जी। कर रहा है और मुझे लगता है कि ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। वॉलेटिलिटी रह सकती है लेकिन स्टॉक 1000 के ऊपर ट्रेड करेगा, तो 1040 का इसमें एक इवेंचुअल टारगेट है जिसके लिए बने रहना चाहिए। गिरावट में बाय करें। इमीडिएट सपोर्ट मुझे 940 के आसपास दिखता है। ओके, 940 ये है आपके लिए टाटा केमिकल्स, जहां पर आपको सपोर्ट दिखेगा। 1000 के लेवल्स क्रॉस कर सकता है ये काउंटर। GNFC आउट परफॉर्मर रहा है। एग्रो केमिकल स्पेस में हमने अच्छा एक्शन देखा है। इसके चार्ट्स पर भी एक बार राय ली जाए। अमरीश सर, GNFC, इससे पहले UPL, चंबल, इन सभी कंपनीज के बढ़िया नतीजे आ रहे हैं सर एग्रो केमिकल थीम में। कैसा लगता है सर आपको GNFC? एग्रीकेमिकल थीम ओवरऑल काफी अच्छा लगता है। इनफैक्ट वन कैन आल्सो प्ले टाटा केमिकल्स ऑन एग्रोकेमिकल थीम, क्योंकि इनका जो सब्सिडी रैलीज वो भी काफी अच्छा कर रहा है। सो व्हेन टॉकिंग ऑफ GNFC, मुझे लगता है कि यहाँ से भी काफी अपसाइड है, जस्ट लाइक द अदर एग्रोकेमिकल कंपनीज। तो यहाँ से पॉसिबली वी कुड सी अंदर 15 to 20% अपसाइड। सेम थिंग विद UPL भी मैं बोलूंगा कि UPL का भी काफी अच्छा करेक्शन देखा है। सो आई थिंक द अपसाइड वुड बी अबाउट 15-20% फ्रॉम हियर। ओके, तो यहाँ से भी अच्छे अपसाइड दिख रहे हैं और नंबर्स भी काफी शानदार रहे हैं एग्रोकेमिकल स्पेस से। बंसल जी, कैपिटल गुड स्पेस से भी अच्छी परफॉर्मेंस रही और ABB इंडिया यहाँ पर भी अनुमान से बेहतर नंबर्स आते हुए दिखे हैं। साल दर साल अच्छा बढ़त दिखी है। क्या राय रखते हैं सर ABB इंडिया के चार्ट पर? दीपांशु, अनचार्टेड टेरिटरी में चल रहा है। कोई भी डिप आए तो खरीदना चाहिए और ट्रेडिंग के नजरिए से देखें तो 2635, 2630, 2635 एक अहम सपोर्ट है। जिनके पास है इस सपोर्ट के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की राय होगी। ओके, तो ABB पूरा कैपिटल गुड स्पेस ही हमें दिखा है, अच्छे मोमेंटम में रहा है और यहाँ पर भी नंबर्स अच्छे ही रहे हैं। IGL, इस पर भी है फोकस। मुदित जी जरा IGL का चार्ट देखें, यहाँ पर अच्छे नंबर्स आते हुए दिखे। ऑलमोस्ट अनुमान मुताबिक ही एक तरह से रहे नंबर्स। क्या रखते हैं राय इसके चार्ट पर सर? दीप, एक बार खरीदना बिल्कुल यहाँ पर चाहिए। हाईली ओवरसोल्ड टेरिटरी में ये काउंटर है और लास्ट 2 वीक से कुछ कंसोलिडेशन चार्ट्स पे बन रहा था। 345, 350 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा था और वहां से बढ़िया बाउंस बैक स्टॉक ने दिखाया है। जैसे ही 360 का ब्रेकआउट आएगा स्टॉक में, बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। पहला हर्डल बनेगा 380 रुपए का, 380 निकलता है, उसके बाद 395 तक के अपसाइड मूव IGL में नजर आते हैं। यहाँ पर खरीदारी का मौका है 345 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 380, 395 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस 345, 380, 395 टारगेट। खरीदारी की राय IGL में नतीजों के बाद भी।